डॉक्टर सादिक साहब का मैंने ये बात देखी थी कि वो बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। उसकी मिसाल ये है कि हमारी जो फीड मिल साहिवाल 130 टन पर आवर, बहुत बड़ी ह्यूज कैपेसिटी थी। ये मे बी पाकिस्तान की उस वक्त सबसे बड़ी फीड मिल थी। इसके अलावा स्टोरेज के लिए अगर डॉक्टर साहब ने सोचा तो 2 लाख टन स्टोरेज फैसिलिटी हमने कंक्रीट साइलो बना दी है साहिवाल और दीपालपुर में। तो इस तरह उनका डॉक्टर साहब का विजन जो था वो इसमें भी बहुत था। पोल्ट्री लेयर में जब आए हैं, कमर्शियल लेयर में, तो 2 मिलियन लेयर की प्लानिंग और ये केज में इसको रखना, ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी और बहुत काम था, एक बड़ा दिल गुर्दे का काम था इसको। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से इस सारे को पहले स्टडी किया, फिजिबिलिटी देखी और उसके बाद हमने ये 2 मिलियन लेयर कमर्शियल लेयर का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया। उन्होंने कंट्रोल हाउस का इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में। पहले ओपन हाउस थे, फिर कंट्रोल में उन्होंने फार्म्स को लेके गए। और जो लेटेस्ट, जो दुनिया में लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक अपनी कंपनी को ड्राफ्ट किया उन्होंने, जिसमें फार्म बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के बनाए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। हैचरियाँ भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे डिज़ाइन की, फिर उसी तरह से बनाई। ये है जो उन्होंने किया और उसके बाद सब ने फॉलो सूट किया और पूरा रेवोल्यूशन आ गया पोल्ट्री इंडस्ट्री में। यानी मैं कह सकता हूँ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो आज पाकिस्तान की है, अगर आप अमेरिका को बहुत डेवलप समझते हैं या यूरोप को समझते हैं तो हम बराबर हैं, हम उन लोगों से, वो हमसे आगे नहीं हैं, हमारे बराबर हैं और कई चीज़ों में हम उनसे बेहतर हैं। देखिए, फीड मिल में जब हम आए तो उस टाइम फीड मिल के अंदर ऑयल नहीं इस्तेमाल करते थे। ऑयल हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। और दूसरा ये था कि उस ज़माने में हाथों से सारा काम करते थे ना, यानी जो फार्मूले बनते थे हाथों से बनते थे। तो उन्होंने उसको जिद्दत ये की कि फीड तो बन ही नहीं सकती एनर्जी के बगैर। उसके अंदर एनर्जी बढ़ाने के लिए फिर उन्होंने ऑयल इंट्रोड्यूस कराया। डॉक्टर सादिक साहब बहुत इनोवेटिव थे और वो दुनिया घूमते थे, तो उन्होंने ये फील किया कि अब हमें मैश की बजाय पैलेटेड फीड पे जाना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी बुलर्स है, उससे उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ी कैपेसिटी की हमने 30 टन की पैलेट मिल्स खरीदी और उनको इंस्टॉल किया। ये जो मटेरियल होता है इसको कुक करते हैं 85C पे, 85 सेंटीग्रेड पे कुक करते हैं। उसके बाद सेवियाँ बनती हैं, मतलब उसके पैलेट बनते हैं, फिर उसके बाद क्रश, फिर कूलिंग होती है, फिर क्रशिंग होती है। ये सारा कुछ वो लेकर आए। पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराने वाले पहले बंदे यही थे। उस वक्त जो फॉर्मुलेशन में ज़्यादा राइस टिप्स यूज़ होती थी, फिश मील था, कॉटन सीड मील था, कॉर्न ग्लूटेन 30%, कॉर्न ग्लूटेन 60, पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील वगैरह यूज़ होता था। डॉक्टर साहब का ये ख्याल था, विजन था कि इसमें चूँकि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं तो बर्ड की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है। तो डॉक्टर साहब जब PL 480 के तहत सोयाबीन मील आई पाकिस्तान में अमेरिका से, तो वो हमने यूज़ की। डॉक्टर साहब ने उसके बाद कहा कि हम सोयाबीन के डालने से बहुत फीड की क्वालिटी बेहतर हुई है, तो फिर हम मुसलसल इंडिया से इंपोर्ट करते रहे। और उसके बाद जब इंडिया से इंपोर्ट थोड़ी सी मुश्किल हुई सोयाबीन की, तो फिर हम ब्राज़ील और अर्जेंटाइन और USA से भी सोयाबीन मील यूज़ करते रहे। तो पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील को अगरचे ये पूरी दुनिया में एक यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है और अगर इसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो तो इसको यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन डॉक्टर सादिक साहब का विजन ये था कि हमने पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील को यूज़ नहीं करना। तो हम जो मेनली फीड बनाते थे वो वेजिटेबल ओरिजिन की होती थी। उसमें कॉर्न होता था, सोयाबीन मील, किसी हद तक कैनोला मील या ऑयल वगैरह की अगर ज़रूरत हो। तो ये भी एक ट्रेंड। और हमने उसके बाद देखा कि अब हमारी जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, यानी मुर्गी 1 किलो फीड खा के कितना वज़न करती है, वो पूरी दुनिया में हम ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल से बेहतर हम परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखेंगे हम खा रहे हैं 11 साढ़े 11 किलो पर एनम पर पर्सन एवरेज। अमेरिका खा रहा है कोई 50-55 किलो। आप ताइवान, ये जो है आप कुवैत, वो खा रहा है कोई 65 किलो। हम खा रहे हैं 11-12 किलो। इसी तरह अंडे हैं, दुनिया, अमेरिका खा रहा 300 अंडे पर ईयर पर पर्सन।
और आपका जो है कुवैत वो खा रहा 365। अच्छा, हमारे हैं 100, यानी 100 अंडे एक बंदा एक साल में खाता है, यानी अभी भी हम डेफिशिएंट हैं। उसको डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और ये फॉर्म बनाए, सारा कुछ किया, जिससे काफ़ी हद तक हमारी प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक पूरी हुई। पूरे पाकिस्तान में अपने एग स्टोर भी बनाए जहाँ के हम अंडों को सेल करते थे। उसके अलावा हमने ब्रांडिंग शुरू की। ब्रांडिंग में एक तो ये था कि हमारे सादिक के नाम से वो अंडे जो हैं वो मार्केट में 6, 1 दर्जन या उससे बड़ी पैकिंग में आना शुरू हुए। लेकिन बाहर जो एक कंसेप्ट था वो एनरिचमेंट ऑफ एग्स का था। तो उसमें हमने जो पाकिस्तान में लॉन्च किया वो था ऐसा एग है जिसमें कि DHA, विटामिन D3, विटामिन E और सेलेनियम एनरिच्ड है। तो बेसिकली हम फीड में ऐसी चीज़ें डालते थे जिसको जब हम लेयर को देते थे तो वो अंडे में डिपॉजिट होती हैं। DHA जो है ये एक फैटी एसिड है जो कि ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन D3 की आपको पता है कि पूरी हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें डेफिशिएंसी है, बच्चों में भी, चूँकि अब धूप का, सन के में जाने का एक्सपोजर कम है, तो इसलिए हमने फिर एग्स में इसको एनरिच किया। हमारा क्लेम ये है कि अगर आप SB के 2 अंडे खाते हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट ये इन फैटी एसिड की, विटामिन D की, विटामिन E की पूरी हो जाती है। ये जो हमारे यहाँ कमर्शियल पोल्ट्री है जो सब आप देख रहे हैं, इसके पीछे कौन था? ये कैसे इतनी आम हुई, हर बंदे की उसकी पहुँच है? इसके पीछे डॉक्टर सादिक साहब हैं। उनका हम सब पे, सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री पे नहीं, हम सब लोगों पे, पूरी जो पाकिस्तान की पब्लिक है उन सब पे इनका एहसान है कि दिस कमर्शियल पोल्ट्री लाने वाले जो हैं वो डॉक्टर सादिक साहब हैं। सबसे महंगी मुर्गी होती थी, जब कोई मेहमान आता था तो उसको खिलाते थे, बच्चों को नहीं खिलाते थे क्योंकि महंगी होती थी। उसके बाद आता था आपका बीफ, फिर उसके बाद ऊपर होता था आपका मटन। फ़िश भी लोग कुछ सर्दियों में खाते हैं, फ़िश का रेट भी जो है वो बीफ से थोड़ा सा ज़्यादा होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मटन का रेट होता था। अभी सबसे कम जो है मुर्गी का रेट है। मटन उसी तरह जा रहा है, मटन उसी तरह बढ़ा, लेकिन मुर्गी जो टॉप पे थी वो लो पे नीचे आ गई, सबसे नीचे, ड्यू टू ये प्रोडक्शन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, और दूसरा एक अच्छी फीड देना, अच्छा उसका बाहर से जो सीड लेकर आना, और उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आपको सस्ती तरीन उसकी, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है और अवेलेबल है हर जगह पे, और चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और उसकी वजह से इसकी कीमत कम है। कि कोई फार्मिंग प्रैक्टिस हो, कोई नई ब्रीड की बात हो, कोई फीड फार्मूलेशन हो, उसका कोई इंग्रेडिएंट हो जो किसी भी हिसाब से प्रोडक्शन के लिए मामूल साबित हो, हैचेबिलिटी के लिए बेहतर हो, या ब्रॉयलर की सेहत बनने में बेहतर हो, वो पढ़ते थे, तजर्बा करते थे। उन्होंने R&D यह बनाया, अभी फार्म बना हुआ है, R&D फार्म बनाया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मुर्गियाँ रखते थे, एक नई चीज़ फीड में डाली, मुर्गियों को डाली, रिजल्ट दिया, सबको बताया। WPSA हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन नीदरलैंड्स, और 80 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं। और पूरी दुनिया में जो भी जहाँ जहाँ पर WPSA की ब्रांचेस हैं, जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री में साइंटिफिक इनोवेशंस को लाया जाता है, और इनकी अपलिफ्ट के लिए, फार्मर्स की, इंडस्ट्री से रिलेटेड हर बंदे की अपलिफ्ट के लिए जो काम किया जाता है वो WPSA करती है साइंटिफिकली। हिज डिज़ायर, हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, हिज विजन वॉज टू इस्टेब्लिश द पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑन द मॉडर्न रिसर्च ग्राउंड्स, एंड ही वॉन्टेड टू मेक देम अवेयर ऑफ द मॉडर्न रिसर्च इनोवेशंस। दैट इज़ why he brought this WPSA to Pakistan. जॉर्डन से एक प्रोडक्ट आई जो कि ना अर्ली चिक मोर्टेलिटी को रोकती थी। ये काफ़ी महंगी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने, इफ़ेक्टिव बहुत थी ये मेडिसिन। तो एनरोफ्लॉक्सासिन इसका मेन जो कंपाउंड था। तो डॉक्टर साहब ने फिर ये सोचा कि हम इसको, चूँकि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हम इसको सस्ता मार्केट करें ताकि पोल्ट्री फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा हो। तो फिर हमने वो एनरोफ्लॉक्सासिन जो थी वो SB फार्मा में बनाई, और उसको तकरीबन आधी से भी कम कीमत में
हम मार्केट करते रहे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो वो हमारा न सिर्फ उससे फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, बल्कि वो जब पोल्ट्री का क्राइसिस था तो उस एक प्रोडक्ट ने कंपनी को बहुत सपोर्ट किया। जो 35 साल कैरियर के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि हर चीज़ आप सॉल्यूशन जो है वो इंपोर्ट करें और आप उसको एज सच यहाँ अप्लाई कर दें। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने यानी जो बर्ड्स हैं उनकी जेनेटिक्स के मुताबिक सॉल्यूशंस ढूंढें। यूनिवर्सिटियों में बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च भी ये यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ लिंक बहुत वीक था। तो डॉक्टर साहब चूँकि ख़ुद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और उन्हें अंदाज़ा था कि वहाँ इतने ज़्यादा रिसोर्सेज समटाइम नहीं होते कि अच्छी रिसर्च हो सके, तो डॉक्टर साहब ने ये R&D के फॉर्म्स खुद इस्टेब्लिश करने का डिसीजन इसलिए किया था। और उसमें फिर ये था कि हमें बहुत ज़्यादा मुझे ये फैसिलिटेट किया गया कि कोई भी अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट अगर ख़रीदना है लैब के लिए जो कि रिसर्च में उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तो उसको हम ख़रीदा और ट्रायल हम करते रहे। तो बेसिकली इसमें मकसद तो हमारा ये था कि हम अपना फ़ीड की क्वालिटी को बेहतर करें और फ़ीड को इकोनोमाइज़ करें। और इस हवाले से अगर मैं देखूं तो पिछले 24-25 साल में हमने 700-800 के लगभग ट्रायल किए हैं, उससे भी ज़्यादा ट्रायल किए हैं। लेकिन हमने जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है वो ऐसा है कि हमें पता था कि यूनिवर्सिटी में तलबा के वसाइल इतने नहीं होते कि वो अच्छी रिसर्च कर सके, तो हम उन्हें फिर अपने पास इनवाइट करते थे। हमारे पास से 3 PhD स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने PhD की रिसर्च हमारे फॉर्म्स पे की। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जिन्होंने के मास्टर्स की रिसर्च की। तो इसके अलावा ये कि इस वजह से हमारा फिर एकेडेमिया के साथ लिंक भी रहा और हमने कंट्रीब्यूट भी किया। तो ना सिर्फ हम अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, बल्कि हमने एकेडेमिया के साथ भी, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी फिर हमारा लाइज़म रहा। हर बंदा अपने लिए खर्च करता रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब इंडस्ट्री के ऊपर खर्च करते रहे, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे खर्च करते रहे। टेक्निकल मीटिंग हमारी शुरू हुई थी कुछ अर्सा पहले। ग्रुप बहुत बड़ा हो गया था, तो अंकल का डिसीजन था कि सारे जो मेन मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, वो यहाँ पे आएँ और वीकली या बाय वीकली रिपोर्ट्स दें ताकि मसले मसाइल सॉल्व भी हो जाएं। प्लस एक फार्म का मसला है दूसरे वाले मैनेजर को पता चल जाए, दूसरी कंपनी को, ताकि वो उससे पहले उसका कोई प्रिवेंटिव स्टेप ले ले। तो वहाँ पे आके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मैं तो एक वक्त में सोचता ये था कि ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, मतलब जो उनके डिसीजंस हैं, उन पे भी एक पूरी किताब लिखी जाए। देखें इतनी बड़ी बातें होती थी कि वो एक छोटे से जो एग वेट है, एग वेट की बेस पे भी डॉक्टर साहब आइडिया लगा लेते थे कि फार्म वाला गलती कर रहा है। ब्रेकेज बढ़ने से भी हम आइडिया लगा लेते थे कि गलती कहाँ पे हुई है। अगर मशीन में चूज़ा कम या ज़्यादा निकला है या DIS बढ़ गया है, डेड इन शेल अगर बढ़ गया है, तो उससे भी वो आइडिया लगा लेते थे कि गलती कहाँ पे हुई है, क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट हुए होंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने अगर फार्म पे अवेलेबल रजिस्टर्स हैं वो डेवलप किए, एक सिस्टम बनाया कि कौन सा बंदा क्या रिकॉर्ड करेगा, अंडा को प्रोडक्शन कौन देखेगा, टाइमिंग क्या होगी, फार्म्स की वेंटिलेशन क्या होगी, लाइटिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें उनकी एक्सपीरियंस की बेस पे वो इवॉल्व हुई, फिर उनको डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, एक सिस्टम की शक्ल में लेके। सिमिलरली फार्म की प्रोडक्शन रिपोर्ट होती थी, कितना अंडा पैदा हुआ, किस पेन से क्या है, अगर कोई कल बर्ड है या बीमार है बर्ड तो उसको कहाँ मैनेज करना है, वैक्सीन की मैनेजमेंट कैसे होगी, टाइमिंग्स कौन सी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स कौन से फॉलो होने चाहिए। इसी तरह हैचरी का भी सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। फार्म से जो अंडा ट्रांसपोर्ट होना है उसकी भी SOP बनाई। जो उसकी रिपोर्टिंग है उसको भी उन्होंने एक फॉर्मेट पे ले गया। हालांकि होता ये है कि आपने कहीं भी मीटिंग करनी है तो उस फार्म के यूनिट हेड को बुला लेते हैं कि जी हाँ मीटिंग करें, आप बताएं जी क्या है क्या है। उन्होंने फार्म्स के हेड को नहीं बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर फार्म का हेड यहाँ होके जाएगा तो यहाँ तो और 10 फार्मों के लोग आए होंगे। तो इन ऑर्डर टू कीप बायो सिक्योरिटी उन्होंने उनके ऊपर एक एरिया प्रोडक्शन मैनेजर या GM ऊपर उनको पोजीशंस दे दी, जो कि मतलब एट फार बैठ के उनके मामलात को देखें।
आईने नौ से डरना, तर्जे कौन पे अड़ना, मंदिर यही कठन है कौमों की जिंदगी में, वो इसके बरक्स थे। वो तो बात है तगैयर को ज़माने में, वो तगैयर के चेंज करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ही वॉज नॉट अ बिजनेस मैन। बेसिकली उन्होंने तो पूरी एक इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री पूरी बनाई है। तो ही वॉज नेवर मनी ओरिएंटेड, ही वॉज गोल ओरिएंटेड, ही वांटेड पीपल टू सक्सीड एंड मतलब ही वांटेड एवरीबडी कि सब हर बंदे का भला हो। वो चाह रहे थे कि जो भी पोल्ट्री में बिज़नेस कर रहा है वो मज़ीद सारी तरक्की करे। वो सिर्फ सादिक पोल्ट्री की नहीं, वो पूरे इंडस्ट्री के बारे में सोचते थे। उन्होंने कोई मुताला कर लिया फर्ज माल कुछ फीड बनाने का, फार्मूलेशन का, कहीं अमाइनो एसिड का, कोई प्रैक्टिकल कर लिया फील्ड में यानी फार्म में। वो बताते थे सबको, भाई मैंने ये तजर्बा किया, ये उसका रिजल्ट आया, तजर्बा किया, ये उसका रिजल्ट आया, ताकि जो उसका मुफाद है वो पूरी कौम हासिल करे। डॉक्टर सादिक साहब सिर्फ उस पर सांप बन के ना बैठ जाएं, बल्कि पूरी कौम को बताते थे, भाई तुम भी करो भाई, तुम भी करो भाई, तुम भी करो भाई, तुम भी करोगे। उन्होंने अपने जो दोस्त थे उनके जो उनके साथ PRI में काम करते थे, क्लर्क लेवल पे थे या जैसे, उनको भी उन्होंने साथ अपने पोल्ट्री बिजनेस में उनको लेके आए। फिर उनको हर मुमकिन मशवरे देने के अलावा जब कभी कोई क्राइसिस होता था तो उसमें माली हेल्प भी करते थे उनकी। वो बहुत खुशी से लोगों को हेल्प करते थे। अपने से अब्बू के ऐसे भी दोस्त हैं कि अब्बू की वजह से बने और हमारे से भी अभी ज़्यादा वेल ऑफ हैं। मतलब देयर आर एग्जांपल्स इन पाकिस्तान लाइक दैट, लेकिन ही नेवर थॉट सेकंड अबाउट दैट। मतलब कि कभी उन्होंने दूसरी दफ़ा उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन वो हर बंदे की अपनी नसीब होता है, वो उनका नसीब ये था कि वो खुद भी बने और लोगों को साथ बनाए, उन्होंने वो किया और बड़ा अच्छा करते रहे। वो बिल्कुल बखील और कंजूस नहीं थे जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, बल्कि बिल्कुल वो फैलाने वाले थे, अबलाग करने वाले थे, मुश्तहर करने वाले थे। इसके 20 मिसालें हैं। शुरू में तो वो एक किरदार थे, एक इंसान, मतलब एक ज़ाती हैसियत में अहम थे पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक अदारा बन गए। पोल्ट्री इंडस्ट्री के वो सुप्रीम कोर्ट थे, कोई फैसला जो करते थे कभी किसी ने डिनाई नहीं किया था, पूरे पाकिस्तान बेस पे। अगर कोई झगड़ा किसी का हो जाता था या तनाज़ा, तो उसमें डॉक्टर साहब को सालिस के तौर पे वो एक्सेप्ट करते थे और डॉक्टर साहब बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी हिकमत से उनके फैसले करवाए करते थे, जिससे कि लोगों को जो है वो उनके झगड़े ख़त्म होते थे। डॉक्टर सादिक साहब के होते हुए हमने कभी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं देखा। उनके होते हुए जिन लोगों को भी इन लोगों ने मुंतखब किया, वो लोग ही मुंतखब होते थे जिन लोगों ने हाथ रखा। ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मरकज़ी चेयरमैन है, ये पंजाब का चेयरमैन है, ये साउथ का चेयरमैन है। ये डॉक्टर सादिक साहब के होते हुए किसी ने आज तक इलेक्शन नहीं कराया। और जब ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनके बाद अब इलेक्शन की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि उनके बाद अब कोई ऐसा नहीं आदमी था इस इंडस्ट्री पे हाथ रखने वाला। और फिर पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द था नहीं पूरे पाकिस्तान में जो टेक्निकली भी हो, साउंड हो, आगे बढ़ना भी चाहता हो और मुल्क का दर्द भी रखता हो और इंडस्ट्री का दर्द भी रखता हो। कोई आज भी नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान बल्कि बर्रसगीर में मुख्तलिफ जो पेशे हैं उनकी दर्जाबंदी की जाती है, और हम इस बुरी बात का शिकार हैं कि कुछ जो शोबे हैं या पेशे हैं वो अच्छे हैं और कुछ पेशे बुरे हैं। तो ये जो वेटनरी साइंस है, इसके सिलसिले में भी हम ज़रा लोगों के जो है ना तनकीद का शिकार थे। लोग जो हमारे नाकद हैं वो हमें स्लोतरी कॉल करते थे या फिर डंगर डॉक्टर कहते थे, जिससे बतौर टीचर मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरू में इसलिए 2-3% लोग छोड़ जाते हैं DVM कि भाई ये हमें लोग डंगर डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियली हमारा ग्रेड भी 11 था जो वेटनरी ऑफिसर का। तो फिर ये एक कलेक्टिव एफर्ट हुई जिससे कि ग्रेड 11 से ग्रेड 17 मिला। और जब प्राइवेट फील्ड ने
अपना एक मुकाम बनाया, तो उसके अंदर हमारे जो वेटनेरियंस थे वो वेल पेड थे। मतलब उनके लिए जो सोशल स्टेटस की चीज़ें होती हैं, घर, गाड़ी, जो है ना इस तरह के वो फॉरेन ट्रिप्स मिलने शुरू हुए उनको, तो उससे जो है ना मुआशरे में इनका स्टेटस बहुत अप हुआ, बड़ा उनको ऊपर उठाया। और उसके अंदर सादक साहब जो थे उनका की रोल था।